वेलकम स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मास्टर देहरादून में आपका फिर से स्वागत है। देखें, हमने अभी तक अपने जो लेक्चर 1 है उसमें देखा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या सब्जेक्ट है और बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है। तो दोनों में डिफरेंस बेसिकली मटेरियल की स्टडी किस तरह से कर रहे हैं कि एक को रिजिड बॉडी मान के कर रहे हैं, एक को डिफॉर्मेबल बॉडी। रिजिड बॉडी यानी कि जिसमें लोड लगाने पे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में क्या होता है, आपका डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है, यानी कि वो ज्योमेट्री और शेप में चेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इन बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। जबकि आपका डिफॉर्मेबल बॉडी जिनकी स्टडी हम कर रहे हैं, जिन पर लगने वाले फोर्सेस की एनालिसिस या उन फोर्सेस का क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम देखेंगे किसमें, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। डिफॉर्मेबल बॉडी यानी कि दो पॉइंट के बीच में उसमें लोड लगाने पे क्या हो जाएगा, आपका दैट इज चेंज हो जाएगा, वो अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे और यानी कि अपना ज्योमेट्री और शेप साइज में चेंज कर देंगे, तो उसको बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। ये हमने अभी तक समझ लिया था। साथ ही हमने देखा था कि किस तरह से आपका एजम्पशंस लिए जाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो अब एजम्पशंस के बाद हमारा जो नेक्स्ट आज से जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दैट इज चैप्टर 1, जिसे मैं बोलूँगा इंट्रोडक्शन के बाद, दैट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज स्ट्रेस, कि स्ट्रेस क्या है। यानी स्ट्रेस हिंदी में इसको बोला जाता है प्रतिबल। तो व्हाट इज स्ट्रेस? तो स्ट्रेस इट इज, ये बेसिकली क्या है, इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस at a point or section against the external load, against the external load। तो किसके कारण, दैट इज आपका जब कोई एक्सटर्नल लोड यानी बाहर से कोई लोड आएगा तो कोई पॉइंट या सेक्शन पे कितना इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है, उसी को दिखाने के लिए जो टर्म है उससे क्या बोला जाता है, आपका स्ट्रेस। अभी देखेंगे ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, इसको समझेंगे। पर सबसे पहली चीज यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसकी डेफिनेशन। सपोज ये आपका कोई एक मटेरियल है, इस मटेरियल का अभी मैंने दिखाया है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या होता है, जो अलोंग दी क्या होता है, आपका लेंथ, ये इसकी लेंथ है। नाउ सपोज इसका क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। सपोज ये क्रॉस सेक्शन है इसका, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन लाइक दिस। सपोज ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, डैश डैश मीन्स कि ये पीछे है। इस तरह से ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगुलर सेक्शन। अब इस रेक्टेंगुलर सेक्शन में आप देखें ये कैसा सेक्शन है, ये इस सेक्शन को बोलेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन। अब सपोज मैंने इस ट्रांसवर्स सेक्शन के परपेंडिकुलर कोई एक लोड लगाया। सपोज एक कोई लोड लगाया, दैट इज लोड या फोर्स जो भी आपका है। अब जब इसमें लोड लगाया तो देखें, लोड लगाने पे कोई एक सेक्शन की बात करते हैं, कोई भी एक सेक्शन ले लेते हैं यहाँ पे सेक्शन। अभी जो सेक्शन है ये ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया है मैंने। कौन सा सेक्शन कट किया है, ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया है। आपको पता है दो टाइप के सेक्शन होते हैं, एक तो लेंथ के अलोंग, जनरली लेंथ के अलोंग जो सेक्शन होता है उसे बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और जबकि क्रॉस सेक्शन के अलोंग जो सेक्शन होता है उसे बोला जाता है कौन सा सेक्शन, आपका ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या बोला जाएगा, आपका ट्रांसवर्स सेक्शन। ओके, तो हम ट्रांसवर्स सेक्शन को हमने कट किया। इस सेक्शन को दिखाने के लिए टर्म होता है इस तरह से, इसको दिखाया जाता है इस तरह से एक्स एक्स। क्या बोला जाता है, आपका एक्स एक्स। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था। नाउ सपोज इसकी दूरी है यहाँ से एक्स दूरी। अब क्या होगा कि जब ये इसमें लोड आएगा, हमें पता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एज्यूम करते हैं कि जो बॉडी है आपकी, दैट बॉडी इज डिफॉर्मेबल, या जो मटेरियल होना चाहिए वो कैसी बॉडी होनी चाहिए, डिफॉर्मेबल। तो ये जो बार है या रॉड है ये कैसा है, एक आपका डिफॉर्मेबल बॉडी है। अब जब इसमें लोड लगा तो इसका जो ये पॉइंट 1 है, सपोज देयर इज पॉइंट 1, ये पॉइंट 1 कहाँ जाने की कोशिश करेगा, लेट अस पॉइंट 2 में जाने की कोशिश करेगा। कहाँ पर जाने की कोशिश करेगा, पॉइंट 2 में। या ये 1 और 2 पॉइंट के बीच में रिस्पेक्टिव क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे को अपना स्थान परिवर्तित कर देंगे। पर मटेरियल का जो ये क्रॉस सेक्शन है एक्स एक्स, ये एक आपका क्या डेवलप करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में इस पॉइंट 1 पे या इस सेक्शन 1 पे क्या डेवलप करेगा, आपका
दैट इज एक रेजिस्टेंस डेवलप करेगा जिसको मैंने दिखा दिया R। ये लोड है आपका सपोज P, तो ये एक क्या करेगा आपका रेजिस्टेंस डेवलप करेगा R अमाउंट में। तो यही R को ही हम बेसिकली किस नाम से जानते हैं आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि ये मटेरियल आपका डेवलप कर रहा है किसी सेक्शन में अगेंस्ट दिस लोडिंग। तो इसी इंटरनल रेजिस्टेंस को ही हम बेसिकली क्या बोलते हैं आपका स्ट्रेस। ओके, तो स्ट्रेस बेसिकली, पर स्ट्रेस को डेवलप होने के लिए यहां पर देखें, यहां पर क्या लगा हुआ है, एक आपका क्या लगा हुआ है सपोर्ट। इस सपोर्ट को क्या बोलते हैं जनरली, सपोर्ट को अभी मैं बोल देता हूं यहां पर कंस्ट्रेंट, या आप क्या बोल सकते हैं और रिस्ट्रिक्शन। देखें स्ट्रेस के डेवलप होने के लिए, यानी इस रेजिस्टेंस के डेवलप होने के लिए, ये जो R है, इस R के डेवलप होने के लिए इस मेंबर का कंस्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्शन होना बहुत जरूरी है। इट इज नेसेसरी। कंस्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शन मीन्स, यानी कि जैसे मान लो ये आपका एक बार है, अगर मैंने इसको फोर्स लगाया P फोर्स से, तो ये क्या हो गया, इस तरह से डिस्प्लेस हो गया। तो इस मेंबर के जहां पर देखें ये सेक्शन है, इस सेक्शन में कोई भी स्ट्रेस या इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस आपका मार्कर में कोई भी क्या नहीं है आपका, दैट इज रेजिस्टेंस नहीं है। पर अब मैं इसको इस तरह से पकड़ देता हूं, यानी यहां पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब मैं इसको लोड से फोर्स से खींच रहा हूं, तो किसी सेक्शन में अब ये टूट क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं टूट रहा है, बिकॉज जब मैं इस तरह से अप्लाइड लोड लगा रहा हूं तो इसे किसी सेक्शन में क्या हो रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा होगा। क्या डेवलप हो रहा होगा, इंटरनल फोर्स R, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा होगा। ठीक है, तो इसी इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, जिस भी एरिया में ये लग रहा होगा, पर यूनिट एरिया में जिस भी एरिया में लग रहा होगा, उसी को क्या बोला जाता है आपका, दैट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस आपको समझ आ गया कि बेसिकली जब आपका लोड लगा, तो लोड लगने के कारण जो अपोजिट डायरेक्शन में इंटरनल फोर्स मिला पर यूनिट एरिया, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है बेसिकली, कब डेवलप होगा, जब कंस्ट्रेंट होगा और रिस्ट्रिक्शन। और स्ट्रेस क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि वह जो डिफॉर्मेबल बॉडी है ये डिफॉर्म होने की कोशिश कर रही है। तो डिफॉर्मेशन का जो आपका विरोध करेगा या उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा अपोजिट डायरेक्शन में इंटरनल फोर्स, उसी इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोला जाता है आपका, स्ट्रेस। अभी मैथमेटिकली समझेंगे इसको आगे। अब देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं स्ट्रेस में, और पॉइंट देखते हैं। अब देखें, बहुत लोगों को एक डाउट रहता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में क्या अंतर है। तो मैं एक आपको यहां पर लिखा रहा हूं, स्ट्रेंथ वर्सेस स्ट्रेस। तो स्ट्रेंथ वर्सेस स्ट्रेस, कि स्ट्रेंथ और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है। तो देखें स्ट्रेंथ क्या है, इट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस offered at a section before failure due to external loading। तो मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है एट ए सेक्शन बिफोर फेलियर व्हेन अप्लाइड बाय, व्हेन एक्सटर्नल लोड अप्लाइड, व्हेन क्या अप्लाई हो रहे हैं, एक्सटर्नल लोड अप्लाई हो रहे हैं। तो जब हम एक्सटर्नल लोड अप्लाइड करेंगे, तो एक्सटर्नल लोड अप्लाइड करने पे जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा कोई सेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे आपका, दैट इज उसकी स्ट्रेंथ। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस कोई मटेरियल जो रेजिस्ट कर सकता है जब उसमें एक्सटर्नल लोड लगेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। देखें जो स्ट्रेंथ है, इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ये कैसी प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। अब आप सोच रहे होंगे इनहेरेंट माने क्या है। इनहेरेंट मीन्स आंतरिक प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मीन्स ये मटेरियल की आंतरिक प्रॉपर्टी है। यह ना ही आपका किस पे डिपेंड करेगी, नॉट डिपेंड अपॉन साइज, शेप, एरिया एंड लोड। ये आपको, जैसे मान लो ये मार्कर है, अब इसको मैंने इस तरह से खींचा, अभी यह आपका इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस तो डेवलप हो गया है। देखें इस तरह से मैं खींच रहा हूं, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है, इस तरह से खींच रहा हूं, पर ये टूटा नहीं हुआ है। पर मैं इसको किसी तरीके से कुछ मैकेनिकल हाथ से तो नहीं तोड़ सकता मैं, पर मैं किस तरह से इसमें कोई लोड लगा के इतना इसको खींच दूं
कि किसी एक सेक्शन पे अब वो सेक्शन को बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। क्या बोलते हैं? किसी एक सेक्शन को जो बोल रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन पे, जहां पर इस लोड का मैक्सिमम प्रभाव पड़ेगा और यह मटेरियल टूट सकता है, ठीक है। तो फेल होने से पहले जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस इस मार्कर ने किसी सेक्शन पर दिया हुआ, वो इस मार्कर की क्या कहलाएगी? आपकी स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो ये मार्कर के, अब चाहे मार्कर बड़ा हो छोटा हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो आपका जो लोड लगने वाला होगा या जितना मैक्सिमम रेजिस्टेंस उतना लगना होगा, उस पर वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, उस पर क्या हो जाएगा? आपका टूट हो जाएगा। जबकि जो स्ट्रेस है इट इज नॉट इनहेरेंट प्रॉपर्टी, ये डिपेंड करेगा किस पे? दैट इज डिपेंड अपॉन एरिया पे भी डिपेंड करेगा। किस पे भी डिपेंड करेगा? एरिया। चाहे कम एरिया हो छोटा एरिया हो, स्ट्रेस डेवलप होगा ही होगा, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा ही होगा, अगर वह मटेरियल है और अगर हम उसे एज ए, जो हमारे एजम्पशंस हैं जो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ रखे हैं, उसे एज ए डिफॉर्मेबल बॉडी की तरह मान रहे हैं। तो ये सब चीज, साथ ही डिपेंड अपॉन एरिया, लोड, ठीक है, लोड पे डिपेंड करेगा, साथ ही आपका साइज पे, शेप पे, इन सब चीज पे क्या करेगा? आपका डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहता है स्ट्रेंथ और स्ट्रेस पे। तो ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस लोड के कारण डेवलप होगा और कितना लोड लग रहा है, क्या एरिया है, क्या साइज है, उन सब चीज पे। जैसे मान लो एग्जांपल, मैंने बोला माइल्ड स्टील है, ठीक है, माइल्ड स्टील है। अब इस माइल्ड स्टील की एक स्ट्रेंथ होती है, उस स्ट्रेंथ को बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। तो अब माइल्ड स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ जैसे है आपका, अभी बता देते हैं, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये जो ये स्ट्रेंथ है इसकी, हालांकि यील्डिंग में, किसमें? आपका यील्डिंग में, यानी कि आपका अभी देखेंगे यील्डिंग क्या होता है। तो स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है आपकी? 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यह माइल्ड स्टील का चाहे इतना छोटा बार हो, चाहे बड़ा बार हो, चाहे उसका एरिया कुछ भी हो, लोड कुछ भी अप्लाई लग रहा हो, तो वह जो मैक्सिमम यील्डिंग में स्ट्रेंथ दे सकता है वो कितना दे सकता है? 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितना दे सकता है? 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पर अब इसी माइल्ड स्टील में है, मान लो ये यील्ड स्ट्रेंथ आ रहा है, लेट अस सपोज 500 किलो न्यूटन में। कितने में? 500 किलो न्यूटन में। तो यह लोड आपको पता है कि फिक्स है, अब 200 लग जाए, 300 लग जाए, 400 लग जाए, उस पर कोई डिपेंड नहीं, ये पूरा का पूरा आपको पता है कि 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो फिक्स है। अब ये आपका स्ट्रेस, जबकि उसी माइल्ड स्टील स्पेसिमेन में अलग अलग लोडिंग में अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाएगा, अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए अलग अलग क्या दिखाएगा? आपका इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाएगा, यानी स्ट्रेस दिखाएगा। तो ये डिफरेंस रहता है स्ट्रेंथ वर्सेस स्ट्रेस। बहुत बार स्ट्रेंथ को ही क्या भी बोल दिया जाता है? स्ट्रेस भी बोल दिया जाता है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो ए स्ट्रेंथ। पर स्ट्रेंथ जो है उसकी वो क्या है? आपकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। अब हम देख लेते हैं दूसरा, बहुत लोगों को डाउट होता है कि स्ट्रेस वर्सेस प्रेशर में क्या डिफरेंस है, कि स्ट्रेस क्या है वर्सेस प्रेशर। तो सबसे पहले तो स्ट्रेस जो है दैट इज इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। ये क्या है? पहला पॉइंट अगर बताएं तो दिस इज इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, जबकि जो प्रेशर है दिस इज एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। दूसरा, अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हमेशा क्या होगा? दैट इज एक्ट नॉर्मल टू द एरिया, एक्ट नॉर्मल टू द एरिया। नॉर्मल टू द एरिया होने का मीन्स दैट इज नॉर्मल माने क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि कोई भी आपका इस तरह से एरिया है, इस एरिया के हमेशा क्या लगेगा? आपके परपेंडिकुलर। क्या लगेगा? आपके परपेंडिकुलर। जैसे बोर्ड है, बोर्ड में प्रेशर कैसे लगेगा? इस तरह से, ये। जबकि स्ट्रेस जरूरी नहीं है कि आपका परपेंडिकुलर हो, डेवलप हो, ये स्ट्रेस डिपेंड करेगा किस तरह से लोड लग रहा है, ठीक है। आपका पैरेलल भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, किसी एक आपका प्लेन में हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो प्लेन है वो डिफरेंट है, इसका प्लेन हमेशा कैसा रहने वाला है आपका? दैट इज फोर्स के परपेंडिकुलर। फोर्स हमेशा इस प्लेन के क्या लगने वाला? परपेंडिकुलर। जबकि यहाँ पर जो इंटरनल फोर्स है वो किसी भी प्लेन में लग सकता है, मे बी वो इंक्लाइंड हो, परपेंडिकुलर हो, पैरेलल हो, ठीक है, और किसी भी तरीके से लग सकता है। दिस नेक्स्ट पॉइंट, तो दैट इज मे बी परपेंडिकुलर, मे बी पैरेलल, मे बी इंक्लाइंड,
ठीक है, तो किसी तरीके से भी आपका क्या हो सकता है, सेक्शन हो सकता है, वहां पर स्ट्रेस डेवलप हो सकता है। तो स्ट्रेस के डेवलप होने के लिए फोर्स का या एक्सटर्नल लोड का क्या होना जरूरी नहीं है, परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है। थर्ड पॉइंट अगर देखें तो यह एक क्या है, आपकी टेंसर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है आपकी, टेंसर क्वांटिटी है, जबकि यह आपकी क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ क्या देखा जाएगा इसका, दैट इज मैग्नीट्यूड। सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा। किससे काम चल जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड से, उससे बोला जाता है स्केलर। वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी जरूरत होती है, ठीक है, पर एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन से काम चल जाएगा। पर टेंसर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड भी जरूरी होता है, जिनको दिखाने के लिए क्या भी जरूरी होता है, मैग्नीट्यूड भी, और एटलीस्ट 2 डायरेक्शन की जरूरत होती है। कितनी डायरेक्शन की जरूरत होती है, 2 डायरेक्शन की जरूरत होती है। और साथ ही टेंसर क्वांटिटी का आपका वेक्टर समीशन ना होके कैसा समीशन होता है, एल्जेब्रिक समीशन। कैसा समीशन होता है, एल्जेब्रिक। अभी हम स्ट्रेस टेंसर को देखेंगे आके, तब आपको समझ आएगा कि टेंसर क्या होती है, ठीक है। तो अभी ये के लिए ध्यान रखें, टेंसर क्वांटिटी मींस जिसका मैग्नीट्यूड होता है एटलीस्ट 2 डायरेक्शन की जरूरत होती है। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट मेजर, इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट मेजर, स्ट्रेस को मेजर नहीं किया जा सकता है। ये बात को ध्यान रखें, ठीक है। जबकि प्रेशर आपको पता है मेजर कर सकते हैं, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होती है, सबको पता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में सबने पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैनोमीटर, इन सब चीज़ से आप क्या कर सकते हैं, प्रेशर को क्या कर सकते हैं, मेजर। तो ये आपका क्या है, दैट इज स्ट्रेस वर्सेस प्रेशर। एक और स्ट्रेस और प्रेशर के बीच में रिलेशन बताएं तो रिलेशन ये है कि दैट इज स्ट्रेस इज कॉज्ड ड्यू टू प्रेशर, दैट इज प्रेशर कॉज प्रेशर विल डेवलप स्ट्रेस इन ए मटेरियल, इन ए मटेरियल। कि जो प्रेशर है वह क्या डेवलप कर सकता है, स्ट्रेस डेवलप कर सकता है। इसका मतलब क्या है, पर क्या स्ट्रेस प्रेशर डेवलप कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे, जैसे मान लो मेरे पास एक क्या है, कप है, ये प्लास्टिक का कप है, ठीक है। इस प्लास्टिक के कप में मैंने पानी भर दिया, दैट इज वाटर, ओके। अभी ये क्या है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, सपोज ये ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। पर कभी कभी क्या हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो गया ड्यू टू वाटर, ये क्लोज हो गया और ये प्रेशर आपका मीन्स कि इसमें बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। अब जब प्रेशर बहुत डेवलप होगा तो आपको पता है कि जो प्रेशर लगने वाला है ये कहाँ लगने वाला है, इसके वॉल्स में, यानी कि इसके दीवारों में लगने वाला है, चारों ओर इस कप के, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, ये जो प्रेशर इस तरह से डेवलप होने वाला है, ये आपको पता है परपेंडिकुलर टू इस तरह से इस वॉल में, इस वॉल में, इस तरह से डाउन में प्रेशर डेवलप होगा। तो ये प्रेशर इस कप के जो मटेरियल है उसको क्या करने की कोशिश करेंगे, डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और जब ये डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो जब भी किसी भी मटेरियल को कोई फोर्स, प्रेशर भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक रिजल्टेंट फोर्स में डेवलप हो जाएगा, दैट इज प्रेशर फोर्स। किस में डेवलप हो जाएगा, एक प्रेशर फोर्स में डेवलप हो जाएगा। और ये प्रेशर फोर्स के कारण ये जो वॉल है इसकी 1 2 3, ठीक है, ये प्रेशर आपके इसमें क्या हो जाएगा, आपका एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप कर देगा, इस मटेरियल को डिफॉर्म होने की कोशिश करेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि प्रेशर के कारण स्ट्रेस डेवलप हो सकता है। पर ऐसा नहीं है कि अब स्ट्रेस है तो स्ट्रेस के कारण प्रेशर डेवलप नहीं होगा, कि स्ट्रेस आ रहा है तो स्ट्रेस के कारण प्रेशर डेवलप नहीं हो सकता। पर प्रेशर के कारण क्या डेवलप हो सकता है, आपका स्ट्रेस डेवलप हो सकता है किसी भी मटेरियल में। तो किसी भी मटेरियल में अगर प्रेशर, जैसे आप देख रहे हैं पानी के कारण प्रेशर डेवलप हुआ तो ये कप डिफॉर्म होने की कोशिश किया, तो कप की एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी, एक ऐसा मटेरियल होगा जो कि इस प्रेशर को क्या करेगा, रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा इंटरनली। तो वो जो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, आपका स्ट्रेस। तो ये प्रेशर वर्सेस है, तो आपको स्ट्रेस वर्सेस प्रेशर, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेंथ, इन सब के बारे में पता चल गया है। अब देखते हैं कि जो स्ट्रेस है वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस है ये बेसिकली 2 टाइप का होता है अभी, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस, एक तो होता है आपका फर्स्ट, ए इज
नॉर्मल स्ट्रेस और बी इज शियर स्ट्रेस। बी क्या है आपका? शियर स्ट्रेस। तो अभी तक बात समझ आ गई स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस कुछ नहीं है आपका, जब कोई लोड लगता है तो लोड लगने के कारण कोई मटेरियल में एक इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाता है, तो उस लोड के कारण जो इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा है पर यूनिट एरिया, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। अब देखें, जैसे अभी हमने देखा कि स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस है कि प्रेशर हमेशा क्या लगता है आपका, दैट इज ड्यू टू दी नॉर्मल फोर्स यानी परपेंडिकुलर फोर्स। पर स्ट्रेस के डेवलप होने के लिए देखें स्ट्रेस कैसे डेवलप हो सकता है। अब देखें, मान लो ये एक आपका एक मटेरियल है, ये आपका कोई एक मटेरियल है, ये आपको मटेरियल दिख रहा होगा। सपोज अभी ये इस तरह से कोई भी मटेरियल है, सपोज स्टील का बार है किसी। अब इस मटेरियल के इस क्रॉस सेक्शन की बात कर लेते हैं, सपोज ये क्रॉस सेक्शन की। इस क्रॉस सेक्शन में कितने तरीके से आप लोड लगा सकते हैं, कैसे? एक तरीका है ये पहला, दैट इज आप क्या कर रहे हैं, इसको लोड अप्लाई करने का तरीका पुल, खींच रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन में, जो ये लोड है पुल कर रहा है। इस क्रॉस सेक्शन को लेट अस ये क्या कर रहा है आपका, पुश कर रहा है, दूसरा तरीका यानी दबा रहा है। तीसरा, इसको ये शेयर करने की कोशिश कर रहा है। क्या करने की कोशिश कर रहा है? शेयर करने की, यानी कि पैरेलल फोर्स लग रहा है इस क्रॉस सेक्शन के। दो तो परपेंडिकुलर हो गए इस क्रॉस सेक्शन के, तीसरा क्या हो गया? पैरेलल हो गया। या चौथा तरीका, इस क्रॉस सेक्शन को क्या कर रहा है आपका, दैट इज थर्ड तरीका, बेंड करने की कोशिश कर रहा है। क्या करने की कोशिश कर रहा है? बेंड। या मे बी इस क्रॉस सेक्शन को क्या करने की कोशिश कर रहा है? फोर्थ तरीका, यानी कि क्या करने की कोशिश कर रहा है? फिफ्थ, थर्ड हो गया फोर्थ बेंड, और फिफ्थ क्या हो गया आपका? ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्या करने की कोशिश? ट्विस्ट। यानी कि जैसे मान लो ये एक रॉड है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ? खींच सकता हूँ इस तरह से दबा सकता हूँ, इस तरह से मोड़ सकता हूँ, इस तरह से इसमें शेयर अप्लाई कर सकता हूँ, या इसको इस तरह से मरोड़ सकता हूँ। यानी कि पहला तरीका पुल, दूसरा पुश, तीसरा आपका बेंड, चौथा शेयर, पांचवा। और भी कितने तरीके हो सकते हैं जिसके कारण क्या हो सकता है, इस क्रॉस सेक्शन को डिफॉर्म में कर सकता हूँ। जब इसमें डिफॉर्मेशन होगा तो डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए आपका एक क्रॉस सेक्शन एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, एक इंटरनल फोर्स। तो इन सब का क्या पता, इसके कारण अलग इंटरनल फोर्स डेवलप करेगा, ये पांचवे के कारण अलग इंटरनल फोर्स डेवलप करेगा, पहले के कारण अलग टाइप का इंटरनल फोर्स, दूसरे के कारण अलग टाइप का इंटरनल फोर्स, तीसरे का। तो इन पांचों तरीकों में वो अलग अलग, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस वो अलग अलग तरीके से अलग अलग, जैसे मुझे कोई इस तरह से कर रहा है तो मेरा जो ये गाल है ये अलग तरीके से रेजिस्टेंस दिखाएगा, कोई मुझे खींच रहा है तो अलग टाइप का दिखाएगा, कोई थप्पड़ मारेगा तो अलग टाइप का रेजिस्टेंस दिखाएगा। तो ऐसी मटेरियल के साथ भी है, जिस तरह से अप्लाइड लोड लगेगा तो वो रेजिस्टेंस भी आपका जो बॉडी है वो आपका अलग अलग तरीके से दिखाएगी। तो ये जो रेजिस्टेंस अलग अलग तरीके से दिखा रही है पर यूनिट एरिया, जिस भी वो रेजिस्टेंस जिस एरिया में लग रहा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस। ये हम समझ चुके हैं। अब ये जो तरीके हैं एप्लीकेशन ऑफ लोड, तो इन लोडिंग एप्लीकेशन के कारण जो आपका स्ट्रेस है वो दो टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। एक तो हो जाता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा हो जाता है आपका शेयर स्ट्रेस। अब देखते हैं क्या डिफरेंस है इसमें नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस में। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो पहला है, दूसरा है और चौथा है, ये मेनली आपका नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप कर सकते हैं, जबकि तीसरा और पांचवा आपका ये क्या डेवलप करते हैं, थर्ड एंड फिफ्थ मेनली आपका शेयर स्ट्रेस डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि ये लोड आपके किस तरह से नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस को डेवलप कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से इनके नाम बदल जाते हैं। जैसे ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस फर्दर क्लासिफाई हो जाता है किस में, एक्सियल स्ट्रेस में। एक हो जाता है आपका एक्सियल स्ट्रेस, एक आपका हो जाता है दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस, सेकेंड वन इज बेंडिंग स्ट्रेस एंड थर्ड वन इज बियरिंग स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस, बियरिंग। अभी देखेंगे इनकी डेफिनेशन, बियरिंग स्ट्रेस। अब ये जो एक्सियल स्ट्रेस है ये भी दो नेचर का हो सकता है, इसका नेचर दो टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है आपका टेंसाइल एक्सियल स्ट्रेस, टेंसाइल, और एक क्या हो सकता है आपका कॉम्प्रेसिव, टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव। अगेन बेंडिंग स्ट्रेस इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, दैट इज ए टेंसाइल एंड बी कॉम्प्रेसिव। जबकि बियरिंग स्ट्रेस जनरली किस नेचर का होगा आपका, कॉम्प्रेसिव। किस नेचर का होगा, कॉम्प्रेसिव, यानी कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अब देखें यानी कि इनका नेचर टेंसाइल स्ट्रेस या कॉम्प्रेसिव। टेंसाइल स्ट्रेस मीन्स वह
आपका रेजिस्टेंस इस तरह से डेवलप करेगा कि जो इंटरनल फोर्स है उसमें टेंशन डेवलप करने की कोशिश करेगा। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस मींस उसमें मटेरियल में कॉम्प्रेशन डेवलप करने की कोशिश करेगा, अभी देखेंगे डिटेल में। जबकि शियर स्ट्रेस जो है दैट इज ऑफ अगेन टू टाइप्स, दैट इज ए इज डायरेक्ट shear stress and B is indirect shear stress, indirect shear stress। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में। तो सबसे पहला आ रहा है आपका नॉर्मल स्ट्रेस। तो क्या होता है नॉर्मल स्ट्रेस? तो स्ट्रेस ये टाइप के हैं, ये सारे क्यों डेवलप हो रहे हैं? अब जैसे प्रेशर है, प्रेशर सिर्फ हमेशा जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? परपेंडिकुलर को। पर आपका जो इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा है या इंटरनल रिएक्शन डेवलप हो रही है किसी एक मटेरियल के सेक्शन पे या पॉइंट में, वो हो रही है किस मैनर में लोड लग रहा है। मैनर ऑफ लोड में बी पुल, मे बी पुश, मे बी बेंड, मे बी ट्विस्ट, मे बी शेयर, किसी भी तरीके से या और भी जो तरीके हैं उनसे लोड अप्लाई हो सकता है। जब लोड अप्लाई हुआ तो आपका अलग अलग तरह का इंटरनल रिएक्शन डेवलप होगी या इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा मटेरियल के सेक्शन में। तो उन्हीं चीज़ को दिखाने के लिए स्ट्रेस अलग अलग टाइप का आपका यहाँ पर हो गया है। तो पहला टाइप का स्ट्रेस जो यहाँ पर आ रहा है नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? दैट इज, एक चीज़ तो क्लियर है, नॉर्मल वर्ड आ रहा है तो दैट मीन्स जो आपका स्ट्रेस डेवलप होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो क्या होने वाला है? आपके क्रॉस सेक्शन के क्या होने वाला है? परपेंडिकुलर होने वाला है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जो यहाँ आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है, क्या हो गया आपका? दैट इज परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन। क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है, पहला स्ट्रेस इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एक्सियल स्ट्रेस। अब एक्सियल स्ट्रेस क्या होता है इसको देखते हैं। एक्सियल स्ट्रेस यानी कि व्हेन एक्सटर्नल लोड is applied perpendicular to the cross section, perpendicular to the cross section along the longitudinal axis, along the longitudinal axis of the member, या along the axis बोल देते हैं, along the axis of the member, along the axis of the member। तो ऐसे मेंबर को जनरली जिसमें एक्सियल स्ट्रेस डेवलप होता है, ऐसे मेंबर को क्या बोला जाता है? आपका एक्सियल मेंबर। क्या बोला जाता है? एक्सियल मेंबर। अब देखें क्या लग रहा है, जो एक्सटर्नल लोड अप्लाइड हो रहा है, क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन along the axis of the member, then internal resistance developed per unit area is known as axial stress। यानी कि जब क्या होगा, जो एक्सटर्नल लोड होगा वो क्रॉस सेक्शन के कैसे डेवलप हो रहा है? आपके परपेंडिकुलर लग रहा है या हम अलोंग द एक्सिस लग रहा है मेंबर के, तो तब जो इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको पता है जब लोड लगेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप पर यूनिट एरिया हुए ही हम जनरली क्या बोलते हैं? आपका एक्सियल स्ट्रेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपका एक्सियल स्ट्रेस। अब मैंने बताया था एक्सियल स्ट्रेस दो टाइप का होता है, तो कौन कौन से दो टाइप का होता है एक्सियल स्ट्रेस जरा देखते हैं, तो उससे आपको क्लियर होगा कि एक्सियल स्ट्रेस किस तरह से डेवलप होगा टाइप्स में। तो देखते हैं एक्सियल स्ट्रेस किस तरह से डेवलप हो रहा है। तो एक्सियल स्ट्रेस, सबसे पहले एक्सियल स्ट्रेस की बात करें, अब ये दो टाइप का है मैंने बताया था। एक तो होता है आपका दैट इज टेंसाइल, डायरेक्ट, इसको बोल देते हैं डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, ए। तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? दैट इज व्हेन pull is applied, when pull is applied perpendicular to the क्रॉस सेक्शन। जब आपका किसी मेंबर के, जैसे ये मान लो आपका ये एक कोई मटेरियल है, इस मटेरियल को देख लेते हैं यहाँ पे,
चलो यहाँ से दिखा देते हैं आपको, यहाँ से क्लियर विजुअलाइजेशन होगा। ये एक मटेरियल है सपोज, ओके। यहाँ पर आपको पता है स्ट्रेस के डेवलप होने के लिए रिस्ट्रिक्शन का होना जरूरी है। ये इसकी एक क्या है, एक्सिस है जो कि CG से पास हो रही है। इसको जनरली एक्सिस बोला जाता है इसका, या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब इस एक्सिस के अलोंग जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होते हुए हमने एक क्या लगाया, एक फोर्स लगाया। इस फोर्स को हम बोल रहे हैं पुल, और इस पुल को ही जनरली क्या नाम से बोलते हैं टेक्निकल में, टेंसाइल लोड। क्या लगाया हमने, टेंसाइल लोड लगाया। इस टेंसाइल लोड को मैं दिखा देता हूँ किस नाम से, P नाम से। तो जब मैंने इसमें टेंसाइल लोड लगाया इस तरह से, तो ये फोर्स कैसा लग रहा है, इस क्रॉस सेक्शन के कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर। सबको दिख रहा होगा, ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है। अब क्या होगा, अब मैं देखना चाह रहा हूँ ये डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस कैसा दिखता है। मैं यहाँ पर आपका स्ट्रेस को देखने के लिए, मुझे पता है स्ट्रेस को देखने के लिए मेरा जो मेन जगह रहेगी वो कहाँ रहने वाली है, सेक्शन, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स है। और इंटरनल फोर्स कहाँ पर नजर आता है, सेक्शन क्या होता है, दैट इज टू, सेक्शन क्या होता है, वेयर इंटरनल फोर्स जो नजर आते हैं, जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो कहाँ पर नजर आएंगे आपको, सेक्शन पे। तो मैंने एक सेक्शन कट किया, XX सेक्शन। ये XX सेक्शन कितनी दूरी में है आपका, यहाँ से, दैट इज X दूरी में सपोज, ठीक है। अब इस सेक्शन में देखना चाह रहा हूँ मैं क्या हो रहा है। तो इस सेक्शन को अब ये देखें मैंने इस तरह से बना दिया, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये इस तरह से, ये इसका इस तरह से क्रॉस सेक्शन है ये। तो ये वाला सेक्शन, ये XX सेक्शन है। ये XX सेक्शन भी कैसा होगा, ये यहाँ पर P फोर्स लग रहा है इस तरह से, ये मैंने सेक्शन कट कर दिया, मैं अब आधा देख रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर ये P फोर्स लगेगा, तो इस P फोर्स के कारण इस क्रॉस सेक्शन में एक क्या लगेगा, रेजिस्टिव फोर्स। क्या लगेगा, रेजिस्टिव फोर्स। इस रेजिस्टिव फोर्स को मैं नाम दे देता हूँ R। क्या हो गया आपका रेजिस्टिव फोर्स, क्या हो गया R। अब देखें, पहली चीज आपको यहाँ से एक चीज डाउट हो रहा होगा, सर आपने रेजिस्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में क्यों लगाया। पुल, ये एक्सटर्नल अप्लाइड लोड पुल, ये P कहाँ की ओर है, इस डायरेक्शन में। तो रेजिस्टेंस हमेशा ध्यान रखें, रेजिस्टेंस जो भी डेवलप होगा ये रेजिस्टिव फोर्स, इट्स डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन होगी ये हमेशा क्या होगी, अप्लाइड लोड के क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। अप्लाइड लोड के क्या होगी, अपोजिट। आपको मान लो सपोज कोई मुझे फोर्स लगा रहा है, यानी कि मुझे डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरा जो रेजिस्टेंस होगा वो कहाँ होगा, हमेशा फोर्स के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। आप किसी को इसको इधर की ओर खींच रहे हैं, तो जो आपका फोर्स डेवलप होगा वो कहाँ की ओर डेवलप होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो रेजिस्टिव फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट। पर डायरेक्शन अपोजिट होगी पर नेचर हमेशा क्या होगा, सेम। नेचर यानी कि अगर यह टेंसाइल नेचर का है, अगर ये किस नेचर का है, टेंसाइल नेचर का है, तो ये जो रेजिस्टिव फोर्स है दिस इज ऑल्सो इन टेंसाइल इन नेचर। किस नेचर में होगा आपका, टेंसाइल इन नेचर। तो दो चीज पता चल गई मुझे, एक तो जो रेजिस्टिव फोर्स डेवलप, रेजिस्टिव फोर्स किसके द्वारा डेवलप हो रहा है, मटेरियल के सेक्शन के द्वारा डेवलप हो रहा है। तो ये जो रेजिस्टिव फोर्स डेवलप हो रहा है मटेरियल के सेक्शन के द्वारा, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अप्लाइड लोड, दिस इज अप्लाइड लोड। इस अप्लाइड लोड के क्या रहने वाली है आपकी, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरा इसका जो नेचर है, अगर इसका नेचर आपका अप्लाइड लोड का नेचर टेंसाइल है तो इसका नेचर भी क्या रहने वाला है आपका, टेंसाइल। ये बात समझ गए। अब देखें, ये तो अभी हमने स्ट्रेस नहीं पढ़ा है, ये अभी हमने सिर्फ होता है रेजिस्टिव फोर्स। अब क्या होता है मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो मैथमेटिकली यानी गणितीय रूप से स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, डिफाइंड एज इंटरनल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन पर यूनिट एरिया। तो जो भी आपका एरिया, जिस एरिया पे वो लग रहा होगा, तो स्ट्रेस को हम डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली पर इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मुझे कौन सा स्ट्रेस मिल रहा है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। तो मैं डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस लिख लेता हूं, दैट इज डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा टी, टेंसाइल है तो सिग्मा टी लिख लेते हैं, सिग्मा टी टेंसाइल इज इक्वल टू, सिग्मा इज द सिंबल फॉर स्ट्रेस, टी फॉर टेंशन, इक्वल टू अगेन इंटरनल
फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स अपॉन एरिया। ये जो रेजिस्टिव फोर्स है ये कैसा फोर्स है? इंटरनल। क्यों इंटरनल है? बिकॉज ये इस क्रॉस सेक्शन के क्या लग रहा है? आपके परपेंडिकुलर लग रहा है। ठीक है, तो यहां से पता चल गया कि रेजिस्टिव फोर्स, सबसे पहले रेजिस्टिव फोर्स इंटरनल होगा, इसकी डायरेक्शन। तो इस रेजिस्टिव फोर्स के बारे में क्या क्या चीज पता चली? ये रेजिस्टिव फोर्स कब डेवलप होगा? जब आपका अप्लाइड एक्सटर्नल लोड होगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अप्लाइड लोड के अपोजिट होगी। दूसरी चीज, इसका नेचर सेम होगा। जैसे आपने जो एक्सटर्नल अप्लाइड लोड का नेचर मीन्स जैसे टेंशन, कॉम्प्रेशन, इसको क्या बोलते हैं? नेचर बोला जाता है, यानी कैसी प्रकृति है उसकी। टेंशन हमेशा किसी चीज को क्या करता है? पुल करने की, यानी कि अपार्ट करने की, दूर ले जाने की कोशिश करता है। तो यह इसको दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था, तो ये इसको क्या करेगा? ना, मैं दूर नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? रेजिस्ट करूंगा। ये इस सेक्शन को, ये जो फोर्स था इस एक्स सेक्शन को ये दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था। वो उसने बोला ना मैं दूर नहीं जाऊंगा, मैं इधर की ओर जाऊंगा। तो इसलिए इसने, अगर ये इसका साथ दे देता इस पुल का, तो ऐसा हो सकता है कि ये भी इधर की ओर चले जाए। कि ये पॉइंट 1 है, ये 1 डिफॉर्म तो कहाँ की ओर होने की कोशिश कर रहा है? ये 1 पॉइंट इस लोड के कारण यहां जाने की कोशिश कर रहा है 1 डैश में। पर आपको पता है अगर 1 डैश में चले जाएगा तो डिफॉर्मेशन हो जाएगा। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि 1 से 1 डैश में, तो ये 1 से कहाँ की ओर जाएगा? दैट इज 2 की ओर जाने की कोशिश करेगा। हालांकि अभी देखेंगे कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ना ये 1 डैश में जाए, ना ये कभी कहाँ जाए? 2 में जाए। क्यों? अभी देखते हैं। इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोला है? इक्विलिब्रियम। हम चाहेंगे कि ये मटेरियल इतना स्ट्रांग रहे, या इसका इंटरनल फोर्स इतना, इस तरह से मैं इसको डिजाइन करूंगा कि आपका इस पुल को कारण ये क्रॉस सेक्शन अपनी जगह में ही रहे। तो हमने देख लिया इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इंटरनल फोर्स क्या हो गया आपका? सपोज आर। इंटरनल फोर्स क्या है? आर अपॉन एरिया क्या हो गया? सपोज इसका एरिया जो है, दिस एरिया इज ए, एरिया ए है, अपॉन ए। अब आपको पता है फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सेक्शन, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सेक्शन। अब इक्विलिब्रियम ऑफ सेक्शन का मीन्स ये जो सेक्शन है एक्स एक्स, यह अपनी ओरिजिनल पोजीशन मेंटेन करना चाहिए एज ए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ये 1 से 1 डैश में चले गया तो इसका मीन्स डिफॉर्म हो गया। 1 से यहां चले गया तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। ठीक है, कि अपने मन से ये वहां चले जाएगा, क्योंकि जब तक एक्सटर्नल अप्लाइड लोड नहीं होगा तब तक तो हम, इसलिए हमेशा जो पी आर है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? पी। तो इक्विलिब्रियम के लिए हमारा जो आर है उसको मैं किसके बराबर बोल देता हूँ? पी के बराबर। तो हम सिग्मा टी को क्या भी बोल सकते हैं? दैट इज पी बाई ए भी बोल सकते हैं। क्या भी बोल सकते हैं? पी बाई ए। फिर से एक बार देख लें, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? व्हेन पुल अप्लाइड परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन। ये आपका मटेरियल था, इसके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लोड लगाए जिसको पुल बोलते हैं। पुल माने कि किसी चीज को टेंशन यानी खींचना, तो खींचने पे यानी कि टेंसाइल लोड लगाया। तो जब टेंसाइल लोड लगाया एक रेजिस्टिव फोर्स डेवलप हुआ। इस रेजिस्टिव फोर्स के बारे में हमें 2-3 बातें पता चली कि ये इंटरनल है एक, तो दूसरा इसका डायरेक्शन अपोजिट है, पर नेचर क्या है? सेम है। तो स्ट्रेस मैथमेटिकली क्या होता है? जो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो अब इंटरनल फोर्स क्या था? आर। ठीक है, पर यूनिट एरिया ए। पर इक्विलिब्रियम के लिए जो ये जितना आपका रेजिस्टिव फोर्स आर होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? अप्लाइड फोर्स, ताकि ये क्रॉस सेक्शन अपनी जगह को क्या करके रखे? मेंटेन करके रखे। इसी को बोला है इक्विलिब्रियम। तो यही आपका क्या है? बेसिकली डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। और जनरली इसका जो आपका साइन है, साइन क्या एज्यूम किया जाता है? अभी साइन कन्वेंशन जो है, साइन कन्वेंशन की जो इसको साइन माना जाता है, इसको क्या लेंगे हम? पॉजिटिव लेंगे। जब भी हम आगे कोई क्वेश्चन करेंगे या जो भी, तो हम इसको क्या मानेंगे? आपका पॉजिटिव। क्लियर हो गया? ओके, सो ये है आपका डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। अब देखते हैं दूसरा सिमिलर इसी वे में है आपका, दैट इज डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अब आ रहा है आपका डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो सेम आपका है डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अब डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या है, जरा इसको देखते हैं। एक्सियल स्ट्रेस 2 टाइप के थे। एक्सियल स्ट्रेस जो एक्सिस के अलोंग जो स्ट्रेस डेवलप हो रहे थे अलोंग द एक्सिस, जब लोड आपका अप्लाई होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ द मेंबर, देन द स्ट्रेस डेवलप आर नोन एज एक्सियल स्ट्रेस। 2 टाइप के हैं, एक है आपका डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, एक है डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस जो है हमने देख लिया जब पुल अप्लाइड होगा। अब देखते हैं डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में क्या अप्लाई होने वाला है? आपका पुश। यानी कि अब जो लोड लगने वाला है इस क्रॉस सेक्शन पे,
यानी इस मटेरियल पे ये बार है, ये मैं इस तरह से ये क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेस डेवलप होने के लिए रिस्ट्रेंड यानी कि सपोर्ट का होना जरूरी है। ये इसका ट्रांसफर सेक्शन है, ये इसकी एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अभी मैं जो लोड अप्लाई कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट वर्ड यूज किया है, तो आपका जो लोड अप्लाई होने वाला है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाला है। तो अब आपका जो लोड है वो लोड मैं इस तरह से लगाता हूँ कि यह इस क्रॉस सेक्शन को पुश कर रहा है। कैसे पता चल रहा है पुश कर रहा है? इस एरो के निशान से कि क्रॉस सेक्शन की ओर लग रहा है, तो ये क्या कर रहा है? पुश। पुश माने क्या होता है? दैट इज कॉम्प्रेशन। क्या होता है आपका? कॉम्प्रेसिव लोड। कैसा लोड लग रहा है? कॉम्प्रेसिव लोड। सपोज इसका मैग्नीट्यूड है P किलो न्यूटन। कितना है आपका मैग्नीट्यूड? P किलो न्यूटन। अब ये पुश लगा तो अगेन मेरे को स्ट्रेस देखना है। स्ट्रेस मुझे कहाँ पर मिलने वाला है आपका? दैट इज एक क्रॉस सेक्शन में। ये क्रॉस सेक्शन अगेन क्या है आपका? एक्स एक्स। अब क्रॉस सेक्शन यहाँ पर जब मैंने कट किया तो मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया। अब ये आपका ये सेक्शन कैसा है? रेक्टेंगुलर है। तो ये जो सेक्शन आपको मिलने वाला है इस पॉइंट पे, यहाँ पर देखें, सेक्शन कट करने का मीन्स क्या है? सेक्शन कट करने का मीन्स होता है कि उसकी हमें क्या करनी है? एनालिसिस। जब भी किसी चीज़ को हमें इंटरनली चेक करना पड़ता है कि क्या चीज़ है, तो हमारा एक ही मोटिव रहता है सेक्शन कट करने का कि उसमें कितने इंटरनल फोर्स या इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये इस तरह से कुछ इंटरनल फोर्स। तो अब यहाँ पर आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन था, तो यहाँ पर भी रेक्टेंगल। अगेन अब आपको देखें पुश लग रहा, ये पुश लगाया आपने P। तो अब मैंने बताया था आपका जो पुश लग रहा है इस डायरेक्शन में P, तो अब एक आपका क्या डेवलप होगा? इसमें एक रेजिस्टिव फोर्स डेवलप होगा R। ये रेजिस्टिव फोर्स की डायरेक्शन अब क्या होने वाली है? इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इधर की ओर। क्योंकि जब पुल लग रहा था वो इधर की ओर, मैंने बताया था हमेशा ये जो रेजिस्टिव फोर्स होगा इसकी डायरेक्शन अप्लाइड लोड की डायरेक्शन के क्या होगी? अपोजिट। अप्लाइड लोड इस डायरेक्शन में है तो रेजिस्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। दूसरा इसका नेचर क्या होगा? कॉम्प्रेसिव ही होगा। कैसा नेचर होगा? कॉम्प्रेसिव। तो ये जो रेजिस्टिव फोर्स डेवलप हो रहा है R पर यूनिट एरिया को, ये हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा? सिमिलर जैसे आपका डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस था वैसे ही डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अब डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या है जरा देखते हैं। तो डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस अगेन सिग्मा, इसको C बोल देते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगेन दैट इज इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स, अभी इंटरनल फोर्स किस नेचर का है? इंटरनल फोर्स इज कॉम्प्रेसिव इन नेचर। कैसे नेचर का है? कॉम्प्रेसिव इन नेचर। क्यों है कॉम्प्रेसिव इन नेचर? क्योंकि मैं इस मटेरियल को अप्लाइड जो कर रहा हूँ लोड, वो क्या कर रहा हूँ? पुश कर रहा हूँ। तो यह जो इंटरनल फोर्स या रिएक्टिव फोर्स या आप रेजिस्टिव फोर्स कुछ भी बोल दें, वो कैसा लगने वाला है आपका? दैट इज कॉम्प्रेसिव इन नेचर पर यूनिट एरिया। तो दैट इज R अपॉन एरिया। पर पता है आपको फॉर इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम के लिए, क्योंकि अभी हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो फोर्स P लग रहा है, तो ये क्रॉस सेक्शन प्रिज्मेटिक है और फोर्स सिर्फ एक ही P लोड अमाउंट में लग रहा है, तो रेजिस्टिव फोर्स के बराबर होगा। तो आपको पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है? दैट इज समीशन ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन क्या होना चाहिए? 0। अब ये इक्विलिब्रियम देखा तो समीशन फोर्स x डायरेक्शन में 0, तो P माइनस R इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा ये सारे के सारे सेक्शन। तो P माइनस R इक्वल टू 0, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? R। इसी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका समीशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यह आपने देखा होगा, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे जब इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, पर सबको पता होगा इस तरह से। तो फॉर इक्विलिब्रियम आपको पता है P इक्वल टू क्या होना चाहिए? R। तो इसलिए बहुत सारी बुक्स में सिग्मा C यानी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? P बाई A। पर हम इसको एज्यूम क्या करेंगे? अभी नेगेटिव एज्यूम करेंगे, यानी कि आपका जो साइन है कन्वेंशन में, हमारा जो ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होने वाला है वो कैसे नेचर का होने वाला है, यानी कि साइन इसका नेगेटिव है। नेगेटिव साइन यह बताएगा कि सिर्फ जो ये आपका डायरेक्ट स्ट्रेस है वो कैसे नेचर का है? कॉम्प्रेसिव का। ये मैग्नीट्यूड को नहीं बताएगा कि -10, ऐसा नहीं होगा कि आपका 0 से नीचे चले गया है। दैट इज माइनस साइन सिर्फ बताएगा। ये माइनस साइन सिर्फ क्या बताएगा? दैट इज नेचर बताएगा। जैसे पॉजिटिव क्या बताएगा? दैट इज टेंशन को, और नेगेटिव किसको बताएगा? कॉम्प्रेसिव को। कॉम्प्रेसिव, बस।
तो ये सिर्फ नेचर बताएगा। जो साइन है हमेशा ध्यान रखें कि आपका एक तो नेचर या डायरेक्शन बताएगा। ओके, सो ये आपका हो गया, दैट इज डायरेक्ट टेंसाइल और डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अब देखें जो एक्सियल स्ट्रेस है ये डेवलप जो हो रहा है इसको हमने डायरेक्ट अभी बोला है। अब देखें अभी तक जो लोड थे, दीज लोड आर, ये जो लोड थे, आपने जो लोड अप्लाई किए थे इस एक्सियल स्ट्रेस में, इस एक्सियल स्ट्रेस को डेवलप करने के लिए जो आपने लोड अप्लाई किए थे, लोड कौन सा लोड, दैट इज एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया था, वो कैसा लोड अप्लाई किया था, अभी लोड देखेंगे डिफरेंट टाइप का लोड। अभी हमने जो लोड अप्लाई किया था दैट इज कंसेंट्रिक लोड। कैसा लोड अप्लाई किया था, कंसेंट्रिक लोड। कंसेंट्रिक लोड क्या होते हैं, वह लोड विच पासेस थ्रू सेंट्रोइडल एक्सिस, जो कहां से पास होंगे, सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ मेंबर, यानी कि जो सीजी से पास होते हुए लोड जाते हैं। जैसे मान लो ये आपका एक कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ये इसका सीजी आपको पता है सेंटर में होता है। तो अगर आपका ये मान लो इस तरह से ये कोई एक मेंबर है, इस तरह से रॉड है या कुछ तरह से, तो अगर जो लोड अप्लाई हो रहा है ये इस तरह से, ये कहाँ से पास होते हुए जा रहा है, ये इसकी एक्सिस है, ठीक है, ये इसके पी से, यानी कि जो पी लोड है ये सीजी से, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, इसको बोला जाता है कंसेंट्रिक लोड। तो अभी तक जो हमारा एक्सियल स्ट्रेस में हमने पढ़ा, तो जब इस तरह से लगेगा लोड तो तब आपका जो स्ट्रेस डेवलप होने वाला है वह आपका, हमने उसके बारे में पढ़ा डायरेक्ट टेंसाइल और डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। सिर्फ आपका जो स्ट्रेस डेवलप होने वाला है सिर्फ एक्सियल स्ट्रेस डेवलप होगा। पर अगर हमारा एक टाइप का लोड और होता है, उसको बोलते हैं इसेंट्रिक लोड। क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक लोड। इसेंट्रिक लोड क्या होता है, जैसे ये आपका क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन के अगर लोड ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास ना होके किसी एक दूरी से पास हो, सपोज इस दूरी को बोला जाता है इसेंट्रिसिटी। क्या बोला जाता है, इसेंट्रिसिटी। ई से दिखाते हैं इसको, किससे दिखाते हैं, इसेंट्रिसिटी ई। तो तब इसेंट्रिक लोड के कारण जो आपका स्ट्रेस है वो एक्सियल स्ट्रेस यानी कि डायरेक्ट स्ट्रेस जो भी आप बोले, उसके अलावा उसमें क्या भी डेवलप हो जाता है, बेंडिंग स्ट्रेस। क्यों, क्योंकि ये जो P और E अमाउंट है इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट क्या करेगा, अगर इस क्रॉस सेक्शन में मैं दिखाऊं तो इसके कारण तो आपका जो स्ट्रेस होगा वो सिर्फ क्या करेगा, इसको या तो इसको दबाने की कोशिश करेगा या सिर्फ खींचने की कोशिश करेगा। तो सिर्फ आपका क्या डेवलप होने वाला है, सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप होने वाला है। इस केस में सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप होगा, यानी कि अलोंग दी लेंथ, कोई लेटरल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, यानी कि सिग्मा लेटरल स्ट्रेस आर नॉट डेवलप, लेटरल नॉट डेवलप। इस केस में सिर्फ क्या डेवलप होने वाला है, लॉन्गिट्यूड यानी कि इसके एक्सिस के अलोंग ही आपका स्ट्रेस डेवलप होने वाला है। क्लियर, इतनी बात समझ आ रही है, ओके तो इतनी बात समझ आ रही होगी आपको। तो सिर्फ आपका लेंथ, जबकि इसके कारण क्या होगा, इस क्रॉस सेक्शन में अब एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस भी डेवलप होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस भी डेवलप होगा, और साथ ही ये जो P इंटू ई अमाउंट में ये मोमेंट डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, एक मोमेंट भी डेवलप हो जाएगा। इस मोमेंट के कारण इसमें कैसे स्ट्रेस भी डेवलप हो जाएंगे, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस। यानी कि ये जो फोर्स है, जैसे मान लो ये मैंने ये इसके CG आपका है, अगर मैंने इसके CG के अलोंग इस तरह से फोर्स लगाया तो ये जो आपका मेंबर है वह सिर्फ या तो दबने की कोशिश करेगा या सिर्फ खींचने की। तो जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो भी या तो टेंसाइल नेचर का होगा, डायरेक्ट टेंसाइल होगा या डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव होगा। बट अगर आपका इसेंट्रिक लोड हो तो इसेंट्रिक लोड में डायरेक्ट स्ट्रेस के साथ या एक्सियल स्ट्रेस के साथ क्या भी डेवलप हो जाएंगे, आपके बेंडिंग स्ट्रेस भी। ठीक है, एक्सियल स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस एक ही चीज है। ठीक है, एक्सियल स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस एक ही। एक्सियल स्ट्रेस अलोंग द एक्सिस, डायरेक्ट मींस, डायरेक्ट वर्ड क्यों आया है, बिकॉज आपका वो एक्सिस से पास हो रहा है और CG से पास हो रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर आपका डायरेक्ट स्ट्रेस के साथ क्या भी डेवलप होंगे, बेंडिंग स्ट्रेस। इसमें सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस। तो ये दो टाइप के लोड थे। अब देख लेते हैं इसका वेरिएशन किस तरह से होगा। तो ये बात सबको समझ आ गई होगी, यानी कि आपका ये बात सबको, यानी कि अभी तक जो हमने देखा था कि ये जो मेंबर था, इस मेंबर के
ये मेंबर था, इस मेंबर के सीजी से पास हो रहा था, ठीक है, जो लोड था, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपका ये, यानी कि लोड इज पासिस थ्रू इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। तो इसमें सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस डेवलप होगा, सिर्फ क्या डेवलप होने वाला है आपका, डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है, या सिर्फ आपका सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल। लेटरल डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। आपको पता है दो डायरेक्शन होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, एक होती है लेटरल। तो लेटरल डायरेक्शन में इस क्रॉस सेक्शन के यानी कि यहाँ को, यानी कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप होगा, सिग्मा एक्स डेवलप होगा, सिग्मा वाई डेवलप नहीं होगा, ना ही सिग्मा जेड डेवलप होगा। यानी कि अगर हमारी एक्स ये है, ये वाई है और ये क्या है आपका जेड है, तो सिर्फ इस डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप होगा, वाई और जेड में स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। अगर ये लोड कहाँ से पास हो रहा है, सेंट्रोइडल एक्सिस से, जहाँ पर ये लंबाई यानी लेंथ डायरेक्शन में एक्स है, वाई डायरेक्शन में इसकी डेप्थ है और जेड डायरेक्शन में इसकी क्या है, जेड डायरेक्शन में इसकी विड्थ है। यानी कि ये विड्थ हो गया, ये डेप्थ हो गया, ये हो गया लेंथ। तो विड्थ और डेप्थ के अलोंग स्ट्रेस डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। यानी अगर मैं ये डायरेक्शन और डायरेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में यानी कि किसी इंक्लाइन डायरेक्शन में हो सकते हैं, पर अभी विड्थ और डेप्थ की डायरेक्शन में जो मैंने दिखाया वहाँ नहीं डेवलप होंगे। जबकि अगर यही लोड जो मैं आपको बता रहा था, अगर यही लोड अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास ना होके, ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये कैसी एक्सिस है, सेंट्रोइडल एक्सिस, यहाँ से पास ना होके किसी एक दूरी में लगता है, इस दूरी को बोला जाता है इसेंट्रिसिटी ई। तो इस इसेंट्रिसिटी के कारण इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग एक आपका मूवमेंट भी डेवलप हो जाता है, पी के साथ साथ एक मूवमेंट भी डेवलप हो जाता है, ठीक है, एक मूवमेंट भी डेवलप हो जाता है। उस मूवमेंट का नाम क्या है, दैट इज मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहाँ पर देखें डिस्टेंस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट क्या है, 0, इसीलिए आपका यहाँ पर डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब इस m इक्वल टू पी के कारण सिग्मा एक्स यानी एक्स डायरेक्शन में भी स्ट्रेस डेवलप होगा, ये तो हो गया आपका एक्सियल स्ट्रेस। साथ ही सिग्मा वाई और सिग्मा जेड यानी कि यहाँ डायरेक्शन में भी स्ट्रेस डेवलप होंगे, यहाँ भी क्या डेवलप हो जाएंगे, स्ट्रेस, जो क्या किसके कारण डेवलप हो रहे होंगे, इस मूवमेंट के कारण, जो कि क्या कॉज कर रहे होंगे, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस के कारण इन दो डायरेक्शन में भी स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। तो ये डिफरेंस रहता है कंसेंट्रिक लोड। पहला कैसा लोड है, कंसेंट्रिक, दूसरा कैसा लोड है, इसेंट्रिक लोड। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि एक टर्म आपने सुना होगा सिंपल स्ट्रेस, कि सिंपल स्ट्रेस क्या होता है। तो जो अभी हमने ये जो कंसेंट्रिक लोड वाला केस पढ़ा था, इसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं उनको ही जनरली क्या भी बोला जाता है आपका, दैट इज सिंपल स्ट्रेस। क्या बोला जाता है, सिंपल स्ट्रेस। तो सिंपल स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज ओनली, दैट इज लोड, जो लोडिंग होगी वो कैसी लोडिंग होगी, एक तो कंसेंट्रिक लोडिंग होगी, कैसी लोडिंग होगी, कंसेंट्रिक लोडिंग, ठीक है। दूसरा जो स्ट्रेस का वेरिएशन होगा, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस इन द क्रॉस सेक्शन, इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ member is uniform and constant, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या है, यानी वह स्ट्रेस जिनका वेरिएशन क्या होता है क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर में, क्या होता है, एक तो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म माने समान हो और साथ ही क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, ये आपका क्रॉस सेक्शन है, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन, सपोज ये क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन आपको पता है क्या होता है, यानी कि ये बी हो गया इसका, ये इसका क्या हो गया, डी। अब इस क्रॉस सेक्शन में जो ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में मैं देखना चाह रहा हूँ स्ट्रेस कितना डेवलप होगा। तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जो लोड लग रहा है, वो लोड लग रहा था यहाँ पे पी, यहाँ पे, तो जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस यानी ये क्रॉस सेक्शन इस तरह से है, यहाँ पर देखें ये क्रॉस सेक्शन ये है, ये है क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन, इसी क्रॉस सेक्शन को उठा के मैं यहाँ पर ले आया हूँ, इस क्रॉस सेक्शन को उठा के यहाँ पर ले आया हूँ। तो अब देखता हूँ ये स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होता है। यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर है स्ट्रेस, ये आपका ब्लॉक है आपका रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब इसमें वेरिएशन कैसा होगा, वेरिएशन होने का मीन्स ये जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है यानी रेजिस्टिव फोर्स डेवलप हो रहा है। तो क्या रेजिस्टिव फोर्स
इसी पॉइंट में डेवलप होगा, नहीं, इस पूरे क्रॉस सेक्शन में जो रेजिस्टिव फोर्स डेवलप होगा वो यहाँ पर आर, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी, हर जगह पर जो रेजिस्टिव फोर्स होगा वो थ्रू आउट द सेक्शन क्या होगा, कांस्टेंट डेवलप होगा, आर, दैट इज आर। ये रेजिस्टिव फोर्स हर जगह पे क्या रहने वाला है, बराबर रहने वाला है, बराबर अमाउंट में, आर आर आर, ठीक है। तो रेजिस्टिव फोर्स थ्रू आउट दी सेक्शन क्या रहने वाला है आपका, कांस्टेंट। इसीलिए जो स्ट्रेस होगा, मान लो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, स्ट्रेस का वेरिएशन देखते हैं, स्ट्रेस का वेरिएशन देखते हैं कहाँ, क्रॉस सेक्शन में। ये आपका हो गया, दैट इज इसकी क्रॉस सेक्शन की डेप्थ। तो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ स्ट्रेस, और इस डायरेक्शन में आपका क्या है, एक ग्राफ देखते हैं, दैट इज ग्राफ ये हो गया। ग्राफ किस किस के बीच में, दैट इज एक्स एक्सिस, और किसके बीच में बनता है, वाई एक्सिस के बीच में। एक्स एक्सिस में मैं दिखा रहा हूँ स्ट्रेस, और वाई एक्सिस में मैं दिखा रहा हूँ डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस देखें कहाँ से, यहाँ से, सी जी से। तो ऊपर आपको पता है कितना डेवलप होगा, दैट इज आर अपॉन ए, एरिया आपको बराबर कांस्टेंट है, दैट इज आर अपॉन ए। यहाँ पर भी कितना डेवलप होगा, आर अपॉन ए। तो जो स्ट्रेस का वेरिएशन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, आप देखें हर जगह जो स्ट्रेस है, आर अपॉन ए को ही क्या बोला जाता है, स्ट्रेस। अगर ये टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है तो कैसे साइन का होगा, पॉजिटिव। तो ये जो स्ट्रेस की इंटेंसिटी है, स्ट्रेस की इंटेंसिटी हर जगह क्या है आपका, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट, यानी कि जो वेरिएशन रहने वाला है अलोंग द क्रॉस सेक्शन वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। ये वेरिएशन ये इस तरह से, ये हर जगह आपका स्ट्रेस क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। यहाँ पर भी आपका आर अपॉन ए, या इसको पी बाई ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि आर ही क्या है, पी है इक्विलिब्रियम के लिए, आर अपॉन ए, आर अपॉन ए, ठीक है। तो आर अपॉन ए मीन्स दैट इज स्ट्रेस, सिग्मा टी टेंसाइल इक्वल टू आर अपॉन ए, आर ही किसके बराबर है, पी बाई ए। तो हर जगह ये जो स्ट्रेस है वो क्या है, दैट इज एक तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, और साथ ही हर जगह क्या है, समान रूप से वितरित है, और साथ ही क्या है, यूनिफॉर्म है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है आपका, सिंपल स्ट्रेस। तो ये क्या है, वेरिएशन ऑफ सिंपल स्ट्रेस, वेरिएशन ऑफ सिंपल स्ट्रेस। जैसे आप बेंडिंग स्ट्रेस देखते हैं, तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, आपने देखा होगा बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम, ये क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पर आपका ज़्यादा है, कहीं पर जीरो है, कहीं पर फिर आपका अलग टाइप का है, नेगेटिव हो जा रहा है, कहीं पर पॉजिटिव हो जा रहा है। पर यहाँ पर क्या है, हर जगह पे आपका यूनिफॉर्म है, पॉजिटिव नेचर का है। कैसा है आपका, पॉजिटिव, अगर टेंशन हो, अगर कैसा हो, टेंसाइल। साथ ही इसका मैग्नीट्यूड भी हर जगह पे क्या है, बराबर है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सिंपल स्ट्रेस। तो ये बातें आपको क्लियर होंगी, क्या सिंपल स्ट्रेस रहता है, क्या आपका डायरेक्ट स्ट्रेस होता है। तो पहला टाइप का स्ट्रेस हमने देख लिया है, व्हाट इज एक्सियल स्ट्रेस। तो एक्सियल स्ट्रेस बेसिकली क्या है, जब अलोंग द एक्सिस आपका लोड लगे, और कंसेंट्रिक लोड और इसेंट्रिक लोड होने से क्या हो जाता है, कंसेंट्रिक लोड के कारण सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस डेवलप होगा, जबकि इसेंट्रिक लोड के कारण आपका मूवमेंट भी डेवलप होगा। तो उस मूवमेंट के कारण आपका बेंडिंग स्ट्रेस भी डेवलप हो जाएगा। अभी हमारा जो केस है, हम हमेशा सिंपल स्ट्रेस में जो लोड होने वाला है वो कंसेंट्रिक लोड होने वाला है। हम यह मान के चलेंगे कि जो लोड लग रहा है वो कहाँ पर लग रहा है, पास थ्रू द सीजी ऑफ द एक्सिस, यानी सेंट्रोइडल एक्सिस से। इसके कारण जो वेरिएशन होगा स्ट्रेस का, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस होने का मीन्स ये जो लोड लग रहा है किसी क्रॉस सेक्शन में, स्ट्रेस किस तरह से उस क्रॉस सेक्शन में वेरी कर रहा है। यानी ये जैसे क्रॉस सेक्शन था, तो अब रेजिस्टेंस ऐसा नहीं होगा कि आपका मीन्स की जैसे मान लो मैंने इस मार्कर को खींचा, तो खींचने पर सिर्फ एक पॉइंट पर डेवलप नहीं होगा, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन कैसा फैल जाएगा, कांस्टेंट रूप से और यूनिफॉर्म समान रूप से फैल जाएगा। तो इस टाइप के स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, आपका सिंपल स्ट्रेस। इसका डायग्राम इस तरह से, सिंपल अगर आपको मीन्स के एग्जाम में आएगा कि कैसा डायग्राम होता है सिंपल स्ट्रेस का, तो ऐसा। अगर पॉजिटिव होगा दैट मीन्स ये कैसा स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस। कैसा स्ट्रेस है, टेंसाइल डायरेक्ट स्ट्रेस। और अगर ऐसा बन के आया ये, तो यानी नेगेटिव होगा, तो ये कैसा होगा आपका, दैट इज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ये वेरिएशन कहाँ है आपका, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर कितना स्ट्रेस है, P बाई ए, ये इसका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। यहाँ पर भी कितना है, P बाई ए, यहाँ पर भी कितना है, P बाई ए, यहाँ इसमें कितना है, P बाई ए। P क्या है, एक्सटर्नल लोड, P इज दी एक्सटर्नल लोड, A क्या है, एरिया, चाहे वो एरिया कैसा भी हो, दिस इज दी एरिया A। इस एरिया में स्ट्रेस इस तरह से डेवलप होगा, ये एरिया। अभी तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है, तो ये भी इसका शेप भी कैसा बन रहा है,
शेप कैसा बन रहा है, इसका अगर पूछेगा कोई शेप कैसा बन रहा है, तो शेप इज रेक्टेंगल। तो सिंपल स्ट्रेस का जो वेरिएशन का डायग्राम हो कैसा बनता है, रेक्टेंगल। कैसा होता है, हमेशा कांस्टेंट। इस बात को 2 ऑब्जेक्टिव ध्यान रखें। तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट कि सिंपल स्ट्रेस क्या होता है, जिसका वेरिएशन क्या होता है, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में इसका जो वेरिएशन है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म रहने वाला है। तो यही आपका हमारा आज का टॉपिक था। तो सबको ये क्लियर हो गया होगा पहला टाइप का स्ट्रेस क्या होता है। तो आपके कोई भी डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, और बने रहें। कोई भी डाउट होगा आपका तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मीन्स की सीधे वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।